ओके, लेट्स बिगिन केस सिनेरियो नंबर 23। ठीक है, केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, सीधे अपन करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन असेसिंग वेदर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड to RAV Motor Limited revenue recognition policy is a significant risk। ठीक बात है, जब हमने ROMM चेक करी, मतलब रोमम चेक करी, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जो पॉलिसी है हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू कंसीडर एज पर SA 315। एज पर SA 315 के हिसाब से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है उसके लिए? इवन व्हेन द इंटरनल ऑडिट टीम हैज फाउंड नो फ्रॉड रिस्क बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। इंटरनल ऑडिट टीम भी बोल रही है कि भाई मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई फ्रॉड नहीं है रेवेन्यू में। ठीक है, तो अब इंटरनल ऑडिट टीम वाले क्या बोल रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम है एक्सटर्नल ऑडिटर, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, तो हमें उसके हिसाब से देखना है। तो अब अपन देख लेते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट, द इंटरनल ऑडिट टीम कॉम्पिटेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन एवेल्युएटिंग मैनेजमेंट। ये हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है क्या? ये नहीं है, सीधा बता देता हूँ। फिर सेकंड बताता हूँ, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी एंड वेदर दे आर एक्सपर्ट एक्सपीरियंस ट्रांसलेट इनटू अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये भी नहीं है, ये भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। देखो ये है ना, ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स एक पॉइंट आ जाता है हमारे 315 के अंदर डायरेक्टली है। तो हम वहीं से अब इसको समझ सकते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन्स जो है बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का है, या फिर जो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जब अपन वर्क का कंप्लीशन चेक करते हैं तो वो हमारे लिए क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। ठीक है, वेदर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी इज अप्रोप्रिएट फॉर द कंपनी बिजनेस एंड कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल FRM। ठीक है, ये नहीं है हमारे लिए, हमारा ऑप्शन सी ही है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ फर्स्ट वाला आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लगा होगा, लेकिन ठीक है सेकेंड और थर्ड आ जाएंगे। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वहाँ पे क्या है ना कि SA 315 का डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट है एक। बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो, जो हमने पढ़ा नहीं है, एंड द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑडिटर का असेसमेंट जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए है, क्या है? एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 570 गोइंग कंसर्न के हिसाब से। ठीक है, अब अपन ने केस स्टडी पढ़ी नहीं है, और हो सकता है कि जिसे नहीं पता हो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई एंटिटी है ना गोइंग कंसर्न नहीं रहती है, मतलब क्या है ना कि पर्टिकुलरली वहाँ पे लगातार लॉस हो रहे हैं, कि मैनेजमेंट भी छोड़ के जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या है ना कि वहाँ पे मतलब ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि गोइंग कंसर्न क्या है ना खतरे में, मतलब अब कंपनी ज़्यादा चलेगी नहीं, भाई इंस्टॉलमेंट होने वाली है, ख़त्म होने वाली, बंद होने वाली है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ प्लान बनाता है। तो अगर मैनेजमेंट कुछ प्लान बनाता है और फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशंस के वॉयलेट होने के, मतलब गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी इस बात के, तो हमें क्या है ना थोड़ी डिटेल्स में चेक करना पड़ता है उनकी फिजिबिलिटी, वो जो प्लान्स बनाते हैं ना उनकी क्या फिजिबिलिटी वगैरह है, तो वो हमें चेक करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इवेल्युएट मैनेजमेंट प्लान्स टू रेस एडिशनल कैपिटल। देखो कोई मैनेजमेंट कोई एडिशनल कैपिटल लेने वाला है, अभी मैंने ये तो आपको क्या है ना डायरेक्टली बता दिया है। बाकी जब आप केस स्टडी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, मतलब जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो सकता है आपका दिमाग क्लिक नहीं करे, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगी। कंक्लूड दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट बिकॉज द बोर्ड हैज अप्रूव्ड प्लान्स। अब बात आ गई, अगर बोर्ड के पास अप्रूव्ड प्लान्स है टू रेज एडिशनल कैपिटल, तो इसका मतलब क्या है ना कहीं पे गोइंग कंसर्न पे खतरा आया होगा, तभी तो कोई अप्रूव्ड प्लान्स बने हैं एडिशनल कैपिटल्स के लिए। तो कोई मटेरियलिटी अनसर्टेनिटी नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। तो एक पॉइंट अपन ने ये पढ़ लिया, उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते तो हमें क्या है ना कहीं पे थोड़ा सा हो जाएगा कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट प्लान्स को,
मैनेजमेंट भाई क्या प्लान बनाया है एडिशनल कैपिटल के लिए, इंक्लूडिंग देयर फिजिबिलिटी एंड लाइक्लीहुड ऑफ देयर सक्सेस। फिजिबिलिटी क्या है, इन मिटिगेटिंग द गोइंग कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने से कोई मतलब नहीं है ना, अपन को फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो प्लान बनाया है वो आगे जाके मतलब एग्जीक्यूट होगा कि भी नहीं हो पाएगा ऐसा। कम्युनिकेट कर लेंगे रेगुलेटर से, ये हमारा कोई पॉइंट नहीं बनता है, सीधा सीधा पॉइंट है हमारा, बी वाला आंसर सही है। फिर जब हम सी पे आ जाते हैं, रेव मोटर पेड देयर एरियर्स ऑफ undisputed statutory dues just a day before the date of audit report. After this, now the auditor believes that only disputed dues need to be reported in CARO 2020। देखो मैं बताता हूँ, जब CARO 2022 में अपन है ना क्लोज नंबर 7 पढ़ते हैं, तो क्लोज नंबर 7 हमारा स्टेचुटरी ड्यूज के ऊपर ही आता है। अब कोई भी स्टेचुटरी ड्यूज चाहे डिस्प्यूटेड हो चाहे अनडिस्प्यूटेड हो, हमें कारों में डिस्क्लोज करना पड़ता है, और वो भी क्लोज 7 के अंदर। अगर आपने कारों का क्लोज 7 पढ़ा होगा तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, ठीक है, और आपने कारों का क्लोज 7 नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो नीचे के दो में तो कारों का कोई नाम ही नहीं दे रखा है, मतलब वो दे ही रखा है, क्या बोलते हैं, क्लोज नंबर, ठीक है। तो अब फर्स्ट और सेकंड में दे रखे हैं तो अपन सीधे सीधे लगाते हैं क्लोज 7, अपने को पता है क्लोज 7 के अंदर बताते हैं। सब क्लोज ए और बी नहीं भी पता होगा तो चलेगा, लेकिन क्लोज तो पता होना चाहिए, और तो अपना सीधा सीधा आंसर ये बी वाला ही बन जाता है। और इससे ज़्यादा मुझे बताने का ऐसा कुछ लग रहा नहीं है। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ, रिपोर्ट बोथ डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड, हमें ना दोनों के दोनों रिपोर्ट करने, डिस्प्यूट और अनडिस्प्यूटेड स्टेचुटरी ड्यूज कारों के अंदर। फर्स्ट वाले में क्या लिखा था, ओनली डिस्प्यूटेड, ओनली डिस्प्यूटेड लिखा था, इस वजह से ये अपना ऑप्शन नहीं था। कंसल्ट विद लीगल कॉन्स्टिट्यूट टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड ड्यूज अंडर कारो, कोई कंसल्टेंसी लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से भी हमें कोई डिस्कस नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर हमारा बी बनेगा, ठीक है। आप नीचे आके ये चेक कर सकते हैं क्या क्या रीजंस दे रखे हैं इनके। दो के तो रीजंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं बी वाले का, कि अगर कभी भी कोई गोइंग कंसर्न पे मतलब ऐसे खतरा लगता है हमको, तो हमें ना वो जो मैनेजमेंट कोई प्लान बनाता है तो उसका लाइक्लीहुड होने का चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कहाँ लिखा हुआ है, लाइक्लीहुड ऑफ देयर सक्सेस, और फिजिबिलिटी भी चेक करते हैं ना, फिजिबिलिटी ये वर्ड याद रखना, फिजिबिलिटी और लाइक्लीहुड ऑफ देयर सक्सेस। और कारों के अंदर तो डायरेक्टली दे रखा है कि चाहे कोई सा भी ड्यूज हो क्लोज 7 के अंदर, चाहे डिस्प्यूटेड हो अनडिस्प्यूटेड हो, हमें कारों के अंदर दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी केस स्टडी नंबर कौन सी थी, 22 या 23, केस स्टडी नंबर 23 भी आपकी क्या होती है, कंप्लीट है। ओके।